हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारी वेब सीरीज चल रही है यूपीएससी 2020 के लिए कवर करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिपूरक वनीकरण, दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें गोको मॉडल, और तीसरा पढ़ेंगे हम म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट, जिसे हम शॉर्टकट में एमएलए कहेंगे। तो ये सारा का सारा हम तीन टॉपिक है जो कि हमारे यूपीएससी 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। सो देखिए, पहला है आप लोगों के सामने प्रतिपूरक वनीकरण। तो प्रतिपूरक जो वनीकरण है वह क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए ये पूछा जा सकता है कि वन सलाहकार समिति किस प्रकार से फॉर्म की जाती है, कौन कौन सदस्य होते हैं। मेंस के लिए बन सकता है प्रश्न कि वन सलाहकार समिति द्वारा प्रारंभ की गई प्रतिपूरक वनीकरण संबंधी योजना क्या है। तो इन सभी जो सवाल बनने की संभावना है, इस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के मध्य में। तो देखिए, तो चर्चा में क्यों है ये? तो देखिए, हाल ही में क्या हुआ, विगत महीनों में वन सलाहकार समिति, जिसे हम फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी कहेंगे, ने गैर सरकारी एजेंसियों की प्रतिपूरक वनीकरण के लिए वृक्षारोपण करने की जिम्मेदारी को एक कमोडिटी के रूप में पूर्ण करने संबंधी एक योजना प्रारंभ करने की अनुशंसा की है। अनुशंसा करना मतलब रिकमेंडेशन दिया है। इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो देखिए, वन जिसे हम संरक्षण अधिनियम एक्ट या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 कहते हैं, के तहत क्या हुआ है कि प्रावधानों के तहत जब भी खनन या अवसंरचना विकास जैसे गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग किया जाता है, तो उसके बदले में उस भूमि के बराबर गैर वन भूमि अथवा निम्नीकृत भूमि के दोगुने के बराबर भूमि का प्रतिपूर्ण वनीकरण करना होता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, उसके तहत यदि आप कहीं पर भी कोई फॉरेस्ट को काट रहे हैं या आप वहाँ पर विकास कर रहे हैं, तो आपको उस जगह के बराबर कहीं दूसरे जगह पर उसके दो गुने से अधिक भूमि पर वन को लगाना होता है। ये इस एक्ट के तहत कहा गया है। फिर क्या होता है, परंतु वन सलाहकार समिति द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण को कमोडिटी के रूप में अनुमति प्रदान किए जाने से यह हरित कार्यकर्ताओं, जिसे ग्रीन एक्टिविस्ट, के बीच चिंता का विषय बन गया है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि जो वन समिति ने जो रिकमेंडेशन दिया है, उसके आधार पर क्या होगा कि वनों की कटाई प्रारंभ हो जाएगी। तो उसी को लेकर के जो ग्रीन एक्टिविस्ट है, मतलब जो वनों के सुरक्षा के लिए काम करने वाले लोग हैं, वो चिंतित हो गए। उनका चिंता का विषय भी जायज़ है यहाँ पर, क्योंकि जब किसी वृक्ष को काटा जाता है तो वो कितने वर्षों में जाकर के वो बड़ा होता है। मान रहे हैं हम यहाँ पर कि आप बड़े उससे दोगुने में पौधे लगा रहे हो, लेकिन क्या आप सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि वो जो दोगुने में पौधे लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे सुरक्षित रहेंगे और कितने वर्षों के बाद वो बड़े होंगे? यह तो आप अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं ना। तो इसी को लेकर के जो वन एक्टिविस्ट है, मतलब जो ग्रीन एक्टिविस्ट है, वो चिंता इनका जायज़ है। इसके बाद वन सलाहकार समिति द्वारा क्या किया गया कि 19 दिसंबर 2019 को एक बैठक के दौरान ग्रीन क्रेडिट योजना पर चर्चा की गई तथा इसको प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया। तो देखिए, इससे क्या होता है कि ग्रीन क्रेडिट योजना यह क्या है? इसके माध्यम से एक विशेष प्रकार के क्रेडिट दिए जाएंगे, जिसका उपयोग करते हुए आप एक निश्चित मात्रा में पॉल्यूशन कर सकते हैं, एक निश्चित मात्रा में उस पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए उपाय कर सकते हैं। इससे इसे पहली बार गुजरात सरकार द्वारा विकसित किया गया था, परंतु वर्ष 2013 में इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसे हम इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कहेंगे, से अनुमति नहीं मिली थी। तो देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रीन क्रेडिट स्कीम क्या है, तो अब मैं इसको बताना चाहूँगा कि ग्रीन क्रेडिट स्कीम क्या है। देखिए, वास्तविक योजना निजी कंपनियों और ग्रामीण वन समुदायों की भूमि की पहचान करने तथा वृक्षारोपण की अनुमति देता है, ये जो स्कीम है। फिर यदि वृक्षारोपण में वन विभाग के मानदंडों को पूरा किया जाता है, तो 3 वर्षों के बाद उस वन भूमि को प्रतिपूरक वनीकरण के रूप में माना जाएगा। ऐसे उद्योग जिन्हें प्रतिपूरक वनीकरण के रूप में के लिए वन भूमि की आवश्यकता है, उसे वृक्षारोपण करने वाली एक निजी कंपनियों से संपर्क करना होगा तथा इसके लिए उनको भुगतान करना होगा। फिर क्या होगा? इसके बाद इस भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा और इसे वन भूमि के रूप में दर्जा दिया जाएगा। फिर क्या होगा? इन सभी भूमियों को तैयार करने वाली कंपनियां अपनी परिसंपत्तियों का व्यापार करने के लिए स्वतंत्र होंगी। फिर वर्ष 2015 में निम्नीकृत भूमि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से एक ग्रीन क्रेडिट योजना प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई थी, परंतु इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको स्वीकृति नहीं मिली थी।
तो देखिए, अब ग्रीन क्रेडिट योजना से संभावित लाभ क्या क्या हो जाएंगे। तो देखिए, इस योजना के माध्यम से क्या होगा, इस योजना के माध्यम से जो पारंपरिक वन क्षेत्र में रह रहे लोग हैं, लोगों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को जो वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहित मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि ऐसी भूमि पर वन लगाया जाएगा जहाँ पर पहले से वन नहीं है। यह सतत विकास लक्ष्यों, मतलब जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान, जिसे नेशनली डिटरमाइंड एंड कंट्रीब्यूशंस, जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा जो है, उन प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से क्या होगा कि पूरी सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ग्रीन क्रेडिट योजना से संबंधित समस्याएं क्या क्या हैं। तो देखिए, जब हम ग्रीन क्रेडिट जो योजना है उसके लाभ देखते हैं तो उसकी समस्याएं भी देखना जरूरी है। देखिए, यह बहु उपयोगी वन क्षेत्रों के निजीकरण की समस्या उत्पन्न कर देगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अब जो कंपनी है, उस कंपनी को भूमि दी जाएगी वन लगाने के लिए, तो वह उसके अधीन में आ जाएगा वो भूमि। इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर निजीकरण हो जा रहा है। लगता है इसीलिए जो मंत्रालय है, वन मंत्रालय, उसने इस जो रिकमेंडेशन है इसको खारिज कर दिया। फिर क्या होगा, वन भूमि के निजीकरण से एकल स्वामित्व वाले वन भूखंडों का निर्माण होगा, जबकि वन संपदाओं पर सभी का समान रूप से अधिकार है, ऐसा हमारे संविधान के अंतर्गत कहा गया है। फिर इस योजना में वनों को सामाजिक एवं पारिस्थितिक महत्व न मानते हुए उन्हें यह एक विशेष रूप से वस्तु के रूप में माना जाने लगेगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भारत द्वारा वनीकरण के लिए जो किए गए अन्य प्रयास है वो क्या क्या है। तो देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट और वन संरक्षण बनाया गया है। फिर इसके बाद जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वनों की भूमिका, इस प्रकार के दो स्कीम चलाए जाते हैं, जिसके माध्यम से वनों के जो कह सकते हैं निजीकरण हुआ या फिर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हुआ, उसको यहाँ पर रोका जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने कवर किया प्रतिपूरक वनीकरण क्या है। अब हम दूसरा देखते हैं, गोको मॉडल। तो गोको मॉडल क्या है। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो आने वाले महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, इसमें से क्या होगा, गोको मॉडल क्या है, फिर आर्मी बेस्ड वर्कशॉप क्या होता है, फिर केंद्रीय आयुध डिपो क्या है। मेंस के लिए क्या बन सकता है कि गोको मॉडल और इसके निहितार्थ, रक्षा क्षेत्र का निजीकरण किए जाने हेतु संबंधित मुद्दे, इनसे पे चर्चा करिए। तो इसी को लेकर के हम इसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए, चर्चा में क्यों रहा है ये। तो भारतीय सेना द्वारा परिचालन क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से अपने आधार कार्यशालाओं और आशुद्ध डिपो के लिए सरकारी स्वामित्व वाले संविदा कारक, मतलब गवर्नमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड, गोको इसका पूरा नाम है। गोको का जो एक्रोनिम से ये इसका जो पूरा नाम देखेंगे आप, तो इसे कहा जाएगा गवर्नमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल को लागू करने हेतु संबंधित जो संभावित उद्योग है, भागीदारियों की पहचान करके ये प्रक्रिया को शुरू करना इसमें कहा गया है। तो उसके प्रमुख बिंदु क्या है। तो देखिए, प्रमुख बिंदु अगर हम चर्चा करें तो सेना द्वारा केंद्रीय आशुत डिपो, जिसे सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपोट कहा जाता है, कानपुर के लिए वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले सेवा प्रदाताओं को शॉर्टलिस्ट करने हेतु उनसे जानकारी प्रदान करना है और इसके लिए अनुरोध करना है, और फिर इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करना है। फिर सेना से आर्मी बेस वर्कशॉप, जिसे हम ABW कहेंगे, क्योंकि उच्चतम परिचालन क्षमता के लिए गोको मॉडल के मूल्यांकन का कार्य शुरू करना है, और इसे शुरू कर भी दिया गया है। फिर इन कार्यशालाओं में जो, या वर्कशॉप कहेंगे आप, तो इनमें जो किए जाने वाले कार्य हैं, कार्यों में डिपो स्तर पर मरम्मत तथा T-72 और T-90 बंदूक, मोर्टार एवं छोटे हथियार, वाहन, संचार प्रणाली, रडार, वायु रक्षा प्रणाली, बख्तरबंद कर्मियों के वाहन तथा पुर्जों का निर्माण एवं विमानन क्षेत्र में जो उपकरण हैं, उन उपकरणों की मरम्मत करना इसमें शामिल है, इस पूरे गोको मॉडल में। फिर गोको मॉडल से संबंधित अगर तथ्यों की बात करें हम, तो देखिए, गोको मॉडल की सिफारिश युद्ध क्षमता बढ़ाने और रक्षा व्यय को फिर से संतुलित करने से संबंधित लेफ्टिनेंट जनरल DB खेटकर, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो गोको मॉडल की सिफारिश किस समिति ने करी थी और उसकी अध्यक्षता किसने करी थी। तो समिति की जो अध्यक्षता थी वो जनरल भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जनरल थे, जिनका नाम था DB खेटकर, मतलब शेखटकर नाम है इनका, DB शेखटकर ने इस समिति की अध्यक्षता करी थी और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। तो सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 2 अग्रिम
आधार कार्यशालाओं, एक स्थैतिक कार्यशाला और 4 आयुध डिपो को बंद करने का फैसला किया। और साथ ही साथ 8 एबीडब्ल्यूएस एबीडब्ल्यूएस और गोको मॉडल के आधार पर निम्नीकरण किया, जिसे यहाँ पर करने की सिफारिश दी थी। मतलब जो पुरानी कार्यशालाएं थी उसको बंद करके नए तरीके से गठित करने की कार्यशालाओं का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दिया था। चिन्हित 8 एबीडब्ल्यू दिल्ली, जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में, काकीनाडा पश्चिम बंगाल, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ उत्तर प्रदेश में है जो कि पुणे के पास, किरकी और बेंगलुरु में स्थित है। ये इन्होंने जगह का लोकेशन गवर्नमेंट ने निकाला और इन 8 जो एबीडब्ल्यूएस है इनकी स्थापना करी। 19 दिसंबर 2019 को सूचना के लिए किए गए अनुरोध का जो उद्देश्य था वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अनुभवी सेवा प्रदाता को शॉर्टलिस्ट करना था। फिर क्या हुआ, गैर मतलब है कि इन सभी के संदर्भ में जो प्रतिक्रियाएं या प्रस्तुत करने के जो अंतिम तिथि थी उसके अनुरोध को पोस्ट करने की जो तिथि को लगभग 6 सप्ताह हो चुके थे और इस 6 सप्ताह में ये सारी की सारी प्रक्रियाओं को करना था। फिर क्या था कि सेवा प्रदाताओं द्वारा जो सीओडी है कानपुर को अधिकार में लेने के बाद संपूर्ण जो अवसंरचनाएं के रख रखाव की जिम्मेदारी सेवा प्रदाताओं की होगी। फिर क्या होगा कि इस मॉडल के अंतर्गत चयनित सेवा प्रदाता द्वारा मौजूदा श्रम शक्ति कार्यबल को नियोजित करना आवश्यक हो जाएगा। फिर इसके बाद गोको मॉडल के तहत आउटसोर्सिंग के लिए परिकल्पित सीओडी कानपुर के कार्यों में भंडारण का संचालन, फिर भंडारों का परिवहन और क्षेत्र का रखरखाव शामिल किया जाएगा। फिर सेवा प्रदाता द्वारा पंजीकृत भारतीय होना अनिवार्य है, मतलब जो सेवा प्रदान करना चाहता है वो भारतीय होना जरूरी है, जिसके पास संबंधित डोमेन में कम से कम 10 वर्ष का कार्य अनुभव और पिछले 3 वित्तीय वर्षों में उसका औसत वार्षिक कारोबार 50 करोड़ का होना अनिवार्य रखा गया है। सीओडी कानपुर की सूची में कुल सीमा लगभग 4045 वस्तुएं हैं और यहाँ किसी भी समय औसतन लगभग 70,000 टन भंडारण होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े, जूते, टोपी या हेलमेट और तंबू का सामान, कैंपिंग आउट आइटम, रसोई और सामग्री आदि उपकरण बनाए जाते हैं जिसमें शामिल है यहाँ पर। तो इनका भंडारण यहाँ पर किया जाता है जो कि सेना से संबंधित है। तो ये जो खबर थी मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि किस प्रकार से डिफेंस की जो चीज़ें होती हैं उसको प्रोक्योरमेंट किया जाता है, किस प्रकार से उसको रखा जाता है, संभाला जाता है और क्या उसकी प्रक्रिया होती है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें तीसरा जो टॉपिक है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट, जिसे हम एमएलए कहेंगे। हिंदी में इसे परस्पर वैधानिक सहायता के लिए संशोधित दिशा निर्देश। तो देखिए प्रीलिम्स में क्या आएगा इसमें, तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है परस्पर वैधानिक सहायता क्या होता है। फिर चौथा, संशोधित दिशा निर्देश और उद्देश्य और महत्व क्या है। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये संस्था आती है और गृह मंत्रालय ने अपराध के प्रति शून्य सहनशीलता, मतलब जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए शीघ्र न्याय दिलाने के लिए पर्याप्त या प्रयास के अंतर्गत आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परस्पर वैधानिक सहायता, मतलब म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस प्रक्रिया को तेजी से लाने के लिए सुसंगत प्रयासों के लिए कदम बढ़ाया है। तो संशोधित दिशा निर्देश क्या दिए हैं गृह मंत्रालय ने, तो संशोधित दिशा निर्देशों की अगर हम बात करें तो सामान्यतः एक देश से दूसरे देश में किए जाने वाले अपराधों और डिजिटल प्रसारण के माध्यम से के कारण आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। तो उसी के लिए जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। तहत देखेंगे आप तो विभिन्न देशों के सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार के बाहर साक्ष्य एवं अपराधियों की मौजूदगी के कारण पारंपरिक जांच की सहायता संभावना एवं प्रकृति में बदलाव की अनिवार्यता आवश्यक हो गई है। मतलब जो अभी तक क्राइम्स हो रहे थे वो हमारे कानून इतने मजबूत या इतने सुदृढ़ नहीं थे कि उनको रोक सके, तो उसी के लिए यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं। तो अधिकांश मध्यस्थ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, याहू, ट्विटर और यूट्यूब आदि के सर्वर भारत से बाहर हैं, जैसे कि अमेरिका में है मोस्टली के। इस प्रकार भारतीय जांच एजेंसियों को इन प्लेटफॉर्म से डेटा तक पहुंचने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होती है। संशोधित मापदंड हाल ही में संसद में पेश किए गए हैं एवं व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 के पृष्ठभूमि में आए हैं ये सारे। तो मतलब एक विधेयक बनाया गया है जिसका नाम यहाँ पर ये है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019, उसी के तहत ये सारी प्रक्रिया अब लाई जाएगी। तो संशोधित मापदंड क्या क्या है अभी, तो देखिए संशोधित मापदंड में क्या आया है कि जो संशोधित मापदंड है उसमें संशोधित मापदंड में देखेंगे आप जो दिशा निर्देश बनाए गए हैं उसके अनुरोध पत्र के
प्रारूपण और प्रसंस्करण, परस्पर कानूनी सहायता अनुरोध और सेवा जो है, सेवा से संबंधित समन, नोटिस जारी करना या अन्य न्यायिक दस्तावेजों को जारी करने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है इसमें। इसके अंतर्गत विभिन्न वैधानिक एवं प्रौद्योगिकीय बदलावों को लागू किया गया है और दस्तावेजों को संक्षिप्त एवं केंद्रीय किए जाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। फिर इसमें देखेंगे आप तो संशोधित जो दिशा निर्देश है उसमें दिशा निर्देशों में विदेश में रहने वाले लोगों के बारे में दस्तावेज संबंधी सेवाओं से शीघ्र एवं समयानुसार प्रत्युत्तर विभिन्न प्रकार की ये चिंताएं हैं जो कि संबंधित है, इससे संबोधित करता है। फिर इसके अंतर्गत जांचकर्ताओं, अभियोजन मतलब जो क्राइम करने वाला है या कर चुका है या फिर उसका अभियोजित है उस पर आरोप लगाया गया है कि पक्ष तथा न्यायिक अधिकारियों के लिए जो आपराधिक मामले हैं उसमें परस्पर वैधानिक सहायता मतलब लीगल हेल्प क्षेत्र से प्रशिक्षण को भी इसमें शामिल किया गया है। भारत ने 42 देशों के साथ परस्पर वैधानिक सहायता संधि समझौता साइन किया है। तो आपको एक सवाल ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर भारत ने कितने देशों के साथ ये जो कह सकते हैं एमओयू है या ट्रीटी है या संधि है ये किया है। तो भारत ने ऐसे 42 देशों के साथ किया है। यदि उस 42 देशों में रहने वाले लोग इंडियन जो कि इस प्रकार के क्राइम या काम में इन्वॉल्व होते हैं या लीगल एक्टिविटी में, तो उनको भारत सरकार के जो कानून है उसके तहत उन्हें पकड़ा जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसे देशों की संख्या 42 है। फिर सामान्य तौर पर विदेश में रहने वाले लोगों के बारे में परस्पर वैधानिक सहायता अनुरोध, साक्ष्य हेतु प्रार्थना पत्र और सूचना सेवा सूचनाओं न्यायिक दस्तावेजों के रूप में सहायता मांगी जाती है तथा यह प्राप्त की जाती है। फिर इस प्रकार की गतिविधियों से गृह मंत्रालय की नोडल मंत्रालय और केंद्रीय प्राधिकरण का दर्जा दिया गया है। मतलब ये जो कानून है पूरा पूरा गृह मंत्रालय के द्वारा इसे कह सकते हैं अनुमोदित किया गया है और जो गृह मंत्रालय की जो नोडल मंत्रालय है और केंद्रीय प्राधिकरण है उसके द्वारा भी इसे पूरा अनुमोदित किया गया है। तो ये पूरा का पूरा जो लेकर के आया गया म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस मदद करेगा जो इंटरनेट पर जो क्राइम्स होते हैं उसको रोकने में। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने फिर से आप लोगों के लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए जो कि गोको मॉडल है, डिफेंस संबंधित है, प्रतिपूरक वनीकरण है जो कि इन्वायरमेंट से संबंधित है और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट जो कि लीगल अवेयरनेस से संबंधित है। इन 3 विषयों को मैंने कवर किया ताकि आप लोगों के पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं मैं, जिसका मेरा उद्देश्य रहता है कि आप लोगों को जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके और आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों ये सीरीज जो है आपको प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में मिल जाया करेगा और मिलता रहा है। और मेरी जो उद्देश्य है इसी के साथ आपको मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा चैनल है इसे सब्सक्राइब करिए और इसके बाद इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसका जो लिंक होता है टेलीग्राम चैनल का मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी जो हमारे चैनल है जो मेरा पेज है अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मेरा पेज दिखाई देगा। आप उसे लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, फॉलो में जाके फर्स्ट सीन कर दीजिए क्योंकि मैं उस पर जब भी कोई नई चीज़ मिलती है मुझे दिन भर में कम से कम 10 से 15 में पोस्ट करता हूँ वहाँ पर, जो कि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मिल जाती है। आप जाके ज्वाइन कर लीजिए और ग्रुप भी वहाँ पर मिलेगा आपको अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। और आप विजडम हब स्टडी भी सर्च करेंगे गूगल पर तो भी मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आप जाकर के लाइक करिए और फॉलो कर लिए ताकि आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल सके। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।